Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ और मैं हूं सबाशी। आज जनाब बुध है 26 जुलाई और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें और कुछ मजेदार से टॉपिक्स भी। आज का टॉपिक जो है वो उन तमाम लड़कों के लिए, खास तौर पर मैं खुसूसन लड़कों को मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि लड़कों को होता है जनाब गाड़ियों का क्रेज। और जब बात की जाए विंटेज कार्स की तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम तर शौक वही लोग पाल सकते हैं कि जिनके पास बड़ी अमाउंट में, बहुत हैवी अमाउंट में जो है वो पैसा मौजूद है, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव शौक है। तो आज कुछ बात करेंगे विंटेज कार्स के हवाले से। वो कार्स हैं जो कि 1919 से 1930 तक के दरमियान ये कार्स बनी थी और आज के अगर दौर की हम बात करें, मॉडर्न कार्स यहाँ पर आ चुकी हैं। लोग लेटेस्ट से लेटेस्ट कार्स खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं सबा कि जो आज भी विंटेज कार्स को प्रेफर करते हैं और उनका शौक ऐसा है, इतना एक्सपेंसिव ये शौक है कि वो उसकी खातिर बहुत सी चीज़ों को बरोकार लाकर भी जो है वो अपने शौक को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन ये गाड़ियां जो है वो हम आजकल डेली लाइफ में तो देख नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये कार जो है वो हमें आजकल दिखाई देती है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स पर या फिर जो शोज़ लगाए जाते हैं, और बड़ी तादाद में जो यंगस्टर्स हैं, हमारे आज की जनरेशन के जो नौजवान हैं, वो जाते हैं वहाँ पर, उन शोज को देखते हैं और काफी पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर ये विंटेज कार्स आज भी मौजूद होती हैं। बिल्कुल सही कह रही है। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी अपनी टीम को जिसने इतना अनोखा और डिफरेंट टॉपिक चुना है आज गुड मॉर्निंग आज के लिए, क्योंकि यूजुअली मॉर्निंग शो पे इस तरह की बातें नहीं होती हैं, इस तरह के टॉपिक्स को हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को विंटेज कार के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में विंटेज कार की ऑनरशिप किसके पास है और कौन पर्टिकुलरली लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो विंटेज कार का जो सिलसिला है वो 1919 से लेके 1930 में फिर ये स्टार्ट हुआ, और विंटेज कार के अंदर भी बड़ी सारी कंफ्यूजन है जो कि हमारे जब गेस्ट आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे। विक्टोरियन कार होती है, क्लासिकल कार होती है और साथ साथ विंटेज कार होती है। विंटेज कार कौन सी वाली कार होती है, कितनी पुरानी होती है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन विंटेज कार के हवाले से आपको बताएं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। हम यूजुअली अपने घरों में ये कह रहे होते हैं अरे ये तो पुरानी चीज़ है, इसको फेंक दें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम्स में ये एंटीक चीज़ें जमा की होती हैं, विंटेज कार जमा की होती है, क्लासिकल कार जमा की होती है, और फिर जब एक टाइम आता है तो वो इसको कंज्यूम करते हैं और शायद ये उनके लिए बिजनेस भी बन जाता है। इस हवाले से कार क्लब्स हैं या नहीं है ये भी जानेंगे हम आप गुड मॉर्निंग आज में। तो सबसे पहले मिलवाएंगे आपको विंटेज कार मैकेनिक मेहताब से और जानेंगे कि वो कब से इस शोबे से वाबस्ता है। मैं तकरीबन 32 साल से इस फील्ड में हूँ और एंटीक का काम मैं तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ, और मुझे मेरा शौक़ भी है और एक मेरी इन गाड़ियों से मोहब्बत भी है मुझे, जिसकी वजह से मैं गाड़ी का काम कर रहा हूँ। और आपको मिलवाएंगे विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब के प्रेसिडेंट करीम से। सबसे खुशी की बात यह है कि यंग जनरेशन जो है वो उसमें अब ये जो है हॉबी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है और उनको ये शौक़ बहुत उनमें पाया जा रहा है कि वो आ रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमसे गाइडेंस लेते हैं। अपनी गाड़ियाँ जो पुरानी उनके पास पड़ी हैं, उनके फादर्स ग्रैंडफादर की, जो कि जंग लग रहा है, उनको वो निकाल रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, विच इज़ गुड। और मिलवाएंगे आपको विंटेज कार के शौकीन तहा से। अब मुझे जैसे कि नज़र आता है कि लोग जब आते हैं तो ज़्यादातर ओल्ड एज नहीं होती लोगों की जो आके इन गाड़ियों की तरफ से अट्रैक्ट होते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं जो अमेरिकन मसल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पुरानी गाड़ियाँ जो हैं 1924 की, वो अब्बा का शौक़ है, ये मेरी जनरेशन का शौक़ बेसिकली बोल सकते हैं। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। तो जनाब आज की हेडलाइंस क्या कह रही हैं, और जैसे जैसे सिनेरियो चल रहा है मुझे पता होता है कि आज कौन सी मेन लीड होगी। तो आज जो मेन लीड है वो है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, केसेस के हवाले से। बैंक खत्म, इमरान रिकॉर्ड कहां से लाए।
पहले कहा रकम जुमायमा ने दी, अब राशिद का बता रहे हैं, जानना चाहते हैं फ्लैट खरीदारी के लिए कितनी अदायगी की गई। ऐसा कहती है सुप्रीम कोर्ट। आपके गुज़िश्ता और मौजूदा मौक़िफ़ में फ़र्क है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना होती तो आपका मौक़िफ़ क्या होता। जी हाँ, बिल्कुल, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कल इमरान खान साहब के हवाले से जो समाअत का सिलसिला जारी रहा, उसमें पीटीआई का ये स्टांस है। पीटीआई का मीडिया सेल कल पूरा दिन यही लगा रहा कि हमने मनी ट्रेल दे दी है, हमने तमाम हिसाब किताब जमा करा दिए हैं, लेकिन 5 कलीदी सवालात थे जो कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से पूछे गए और अभी भी अफवाह तफहीम का शिकार है, अभी भी तजब्बुक का शिकार है कि इस केस में होगा क्या। वो कि पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारा केस क्लियर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे शुबहात हैं, खदशात हैं। तो अगर जो आर्टिकल की बात की जाती है 62 और 63 की, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर लागू होगा तो उसके ज़िम्मे में पीटीआई यानी इमरान खान साहब भी आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान के हवाले से तो बता दिया है, साथ ही साथ इसमें ऐड ऑन करते चले कि जहांगीर तरीन जो हैं उनके खिलाफ भी समाअत आज से शुरू होने जा रही है और सेम ही खबर जो है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा ने अपनी लीड बनाई है। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान कि जानना चाहते हैं लंदन फ्लैट्स खरीदने के लिए इमरान के अकाउंट में रकम थी या नहीं, जबकि आपको बताएं कि सब पर वकील का एतराफ, उस वकील ने एतराफ किया है कि $26,000 का रिकॉर्ड वाकई में मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर इस वक्त मैं मेन हेडलाइन की बात करूँ एक्सप्रेस रोजनामा में, तो वो है कि जनरल अस्पताल में इस वक्त जख्मियों की इयादत की है आर्मी चीफ ने और दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, ऐसा कहना है उनका। और वो भी साथ साथ ये भी कह रहे थे कि बतौर कौम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुश्मन खुफिया एजेंसियां जो हैं वो इसमें मुलविस हैं, जबकि अफगान सरजमीन बिला रोक टोक इस्तेमाल होती रही तो दोनों ममालिक जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार रहेंगे। और इसके लिए पहले भी कहा जा रहा था और अब भी यही कहा जा रहा है कि मरबूत हिकमत अमली की अशद ज़रूरत है। अच्छा जी, एक और जो लीड है वो लीड है कि सिंध असम्बली वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों, करारदाद कसरत राय से मंजूर, नवाज शरीफ तरक्की की अलामत है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली। अच्छा, वही जो इस्तीफे की डिमांड की जा रही है दीगर पार्टीज़ की जानिब से, उस खबर को यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है। और दूसरी जो मालदीव के हवाले से कल हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गए हैं, वहाँ का कौमी दिन था, तो उस हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा या इसकी क्या अहमियत या असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो है इतने ज़्यादा सीरियस केसेस चल रहे हैं। और इसकी जो लीड है वो मैं पढ़ देती हूँ कि इलाकाई तरक्की के लिए सार्क को मजबूत बनाना होगा, ऐसा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। जबकि भारत ने सार्क मंशूर के मुनाफी काम किया, मालदीव इस्लामाबाद में सार्क इजलास के इनेकाद का हामी है, MOUs पर दस्तखत, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कराची में आजकल एक लंबी लंबी कतार नज़र आ रही है और वो ये है क्योंकि ऑयल टैंकर्स ने हड़ताल अपनी की हुई है और इस हवाले से जो भी मुज़ाकरात हैं वो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, मुज़ाकरात ताहाल नाकाम हैं। जबकि आपको बताएं कि जो इसके सेक्रेटरी पेट्रोलियम इन्होंने आज फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है, जबकि कराची में पेट्रोल पंपों की इस लंबी कतारों की वजह से जो है वो ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है और लोग भी जो है वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ा है। तो ये भी एक अहम खबर है जो यहाँ पर लगाई गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वो अमेरिका का एक बयान है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ तस्लीम करते हैं। ये बड़ी नई और अहम खबर है क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान जो तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहा था उस पर अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि वो तमाम तर कार्रवाइयाँ नाकाफ़ी हैं और पाकिस्तान को जो है वो मज़ीद अपनी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको तेज़ करना होगा, हक़ानी नेटवर्क के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करनी होंगी और इस हवाले से उन्होंने फंडिंग भी रोक दी थी। लेकिन अब ये जो बयान आ रहा है अमेरिका की जानिब से ये इंतहाई अहम है। अच्छा, ये जो बयान आ रहा है अमेरिका की जानिब से, इससे पहले भी ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं। वो कल जो मैं वाशिंगटन वाली बात करी थी कि वाशिंगटन में अब ओवरऑल मूड बदल रहा है। पहले वहाँ के लोग कहते थे जी पाकिस्तान ने बड़ा साथ दिया अमेरिका का दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, लेकिन अब उनके कुछ स्टांस चेंज हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप की हुकूमत आ गई है और उसी हवाले से उन्होंने हमारी इमदाद रोक दी और दीगर पहलू भी सामने है। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है बड़ी गैर वाज़ेह है और हमारी पॉलिसी भी बड़ी गैर वाज़ेह है। तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें किस तरीके से अमेरिका को डील करना है, लेकिन अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान पे कहाँ से क्या प्रेशर डालना है। तो इस तरह के बयान जब आते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए हमारे जैसे एंकर्स या पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं कि जी हम जो काम कर रहे हैं वो सराह रहे हैं, लेट्स सी इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे जो खबर है वो खबर है मरियम नवाज शरीफ के हवाले से और उनका एक बयान है कि तुम हसद कर सकते हो, खड़क सकते हो, लेकिन दूसरे की किस्मत से नहीं लड़ सकते। कहीं ना कहीं हम सब इस बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन और नोट कि अगर आप ठीक हैं तो डेफिनेटली फिर आप किसी की किस्मत के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। जिसने तरक्की करनी होती है उसने तरक्की करनी होती है। और अगर बात की जाए ओवरऑल नून लीग के स्टांस की तो नून लीग अपनी जगह कायम है और नून लीग यही कहती है कि अभी तक हमारे जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और जब फैसला आएगा तब देखा जाएगा। और शॉर्ट न्यूज़ अगर
शामिल करूँ तो वो ख्वाजा आसिफ के हवाले से। और आजकल ना अकामा अकामा की बड़ी आवाज़ें आ रही हैं तो जिसमें पीपल्स पार्टी भी जो है वो यही बातचीत करिए जी, अकामा तो बनी जाता है, अकामा तो होता ही है। तो खैर ख्वाजा आसिफ भी दुबई कंपनी के मुलाजिम निकले, ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, जो दूसरी खबर है वो है कि रिश्वतखोरी केस, हिस्पानवी वज़ीर आज़म आज गवाही देंगे। तो जनाब देखें कि एक करप्शन के केस में हिस्पानवी वज़ीर आज़म गवाही दे रहे हैं और कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर पनामा लीक्स का केस चल रहा है और अभी तक लेट्स सी क्या होने जा रहा है। तो जी ये है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं और बिजनेस रिकॉर्डर की भी कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। इसमें एक खबर जो लगाई गई है वो तो यही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो जख्मी हैं उनकी इयादत की है और साथ ही साथ उनका अहम बयान यहाँ पर लगाया गया है कि बहुत पाकिस्तान अफगानिस्तान विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। और वही सेम खबर जो हमने यहाँ पर मेंशन की थी। उसके अलावा जो एक और खबर है वो है प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान के हवाले से, जिसमें उनका कहना है कि इंडिया हैज़ हार्म्ड सार्क। तो ये दोनों जो है वो इसमें आज अहम खबरें मेंशन की गई हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल है कि आपके पास भी यही, मेरे पास डॉन न्यूज़ है। और जो मैं कह रही थी कि आजकल कुछ अकामा की खबरें आ रही हैं, तो डॉन न्यूज़ खबर को अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया है और इन्होंने लिखा है कि ख्वाजा आसिफ ऑल्सो होल्ड्स यूएई वर्क परमिट। और इसके बारे में कल मैं देखती थी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का तबादला हो रहा था, लेकिन लेट्स सी इसके ऊपर कमेंट करना बेकार है जब तक कि कोई हकाइक मजीद सामने ना आ जाए। अच्छा, गवर्नमेंट ऑयल टैंकर ओनर्स फेल्स टू फाइंड वे आउट, फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स स्लेटेड फॉर टुडे। ओगरा के हवाले से मेकअप रूम में भी मैं किसी को आवाज़ लगा रही थी कि ओगरा की समरी, तो ओगरा वालों प्लीज़ अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस लेकर आ जाएं ताकि शहरियों को परेशानी ना हो। और दूसरा जो है वो है लीड है, इनकी मेन लीड है कि आर्टिकल 62 अप्लाइज इफ क्राइम इज कमिटेड, पीटीआई लॉयर। तो वही 62 और 63 के आइन के ऊपर बातचीत चल रही है। और आजकल जो बातचीत चल रही है वो यही बातचीत है कि ये अगर लॉ, ये अगर आइन आर्टिकल इम्प्लीमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऊपर, तो बाकी भी इससे नहीं बच सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ अखबारात में जो कुछ था वो तो हमने जाना, मुख्तलिफ शहरों का भी रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लाहौर की। और वहाँ मौजूद हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट, और उनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन से अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी हुमा भट्ट, बताइएगा कि शहर में आज कौन कौन से इवेंट्स काबिल जिक्र हैं? जी, इवेंट्स तो बहुत से होंगे, लेकिन मेन इवेंट तो अभी यही है सानिहा लाहौर, जिसकी बिना पर 25 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए और उसके अलावा 57 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अभी भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में वो ज़ेर इलाज है। शहर जो है वो तो मामूल के मुताबिक मामूल पर आ चुका है, लेक चुका है, लेकिन अभी वो लोग जिनके घर में सफ़ी मातम बिछी इस सानहे के नतीजे में, वहाँ पर अभी मुश्किल है, वो अभी तक नॉर्मल रूटीन में नहीं आ पा रहे हैं। और वो लोग जिनके अभी प्यारे जो हैं वो अभी ज़ख्मी हैं, स्पेशली जनरल हॉस्पिटल और जिनाह हॉस्पिटल में, वहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं। और इस वक्त राउंड जारी है डॉक्टर्स का, और जैसे ही ये राउंड ख़त्म होता है उसके बाद बहुत से जो पेशेंट हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कल तक जो तादाद थी वो 39 थी, ज़ख्मियों की तादाद थी, और उनमें से 6 के करीब बताया जा रहा था कि वो तशवीशनाक हालत है उनकी। उनमें से 2 ऐसे थे जिनको सर पर चोटें आई थी और उनके सर पर बुलेट्स लगे थे, जिसकी वजह से उनको कहा जा रहा था कि वो तशवीशनाक है। अभी भी उनको ICU में रखा गया है और उनकी जो है तिब्बी इमदाद जो है उनको फराम की जा रही है। और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जिनाह हॉस्पिटल है, जिनमें 12 अफराद जो है इस वक्त ज़ख्मी हैं और वहाँ पर उनको भी तिब्बी इमदाद जो है फराम की जा रही है। कल से अब तक हम लोग देख रहे हैं कि अहम शख्सियात जो आर्मी चीफ समेत दीगर जो शख्सियात हैं उन्होंने वहाँ पर ज़ख्मियों की अयादत भी की है और आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक महकमा जो वज़ीर सेहत हैं वो हर रोज़ जब से ये सानी हुआ है तब से वो रोज़ाना की बिना पर वो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पर इंतजाम चेक करते हैं। आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा और आज भी अभी थोड़ी देर में ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इंतजाम का जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि कराची में हड़ताल जारी है ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की, तो इसी तरह खदशा तो ये जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की सप्लाई को महफूज करने के लिए और स्पेशली उसे प्रिजर्व करने के लिए यकीनन यहाँ पर भी कुछ जगहों पर इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन अभी तक कम्प्लीटली यहाँ पर ऐसी कोई हड़ताल तो नहीं देखी गई है। लेकिन लोगों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें जो है वो जैसे ही खबर सुनते हैं तो साथ ही पहुँच जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और ना यकीन करें कल भी पेट्रोल का इतना मुझे ये टेंशन हो रही है कि आज पेट्रोल हो हम घर तो पहुँच ही जाएंगे, आई थिंक, है ना। होपफुली जी, आगे बढ़ते हैं और ये पेट्रोल के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं, बल्कि हाल जानते हैं कि ऑयल टैंकर्स माफिया ने अवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। 3 रोज से जारी हड़ताल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पंप्स को पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। बाहर शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल हो गया है। कराची शहर भी शामिल है उसमें। रात भर अवाम पेट्रोल के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद। जी शहरियार, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है ये बताइए, आपके पास पेट्रोल है या नहीं है?
जी बिल्कुल, ओगरा कवानीन के खिलाफ पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल को आज दूसरा रोज हो चुका है और कराची के तकरीबन तमाम पेट्रोल पंप जो है वो हमें बंद नजर आए हैं और इस वक्त मैं पीएसओ पे खड़ा हुआ हूँ। ये पेट्रोल पंप भी जो है वो बंद है और यहाँ पे भी पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ कराची में नहीं, इंटीरियर सिंध के अंदर भी तकरीबन तमाम पेट्रोल पंप जो है वो बंद है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। कल मुज़ाकरात हुए थे जो कामयाब नहीं हो सके, आज दूसरा दौर होगा और आज फिर मुज़ाकरात के लिए टेबल पे बैठा जाएगा। देखते हैं कि आज मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते। और जो पेट्रोल पंप्स हमें रात को खुले हुए नजर आए थे वो भी इस वक्त तक जो है वो बंद हो चुके हैं और लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को तो मिल सका लेकिन कुछ लोग जो है वापस लौट गए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने दावा किया था कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो पेट्रोल की फराहमी को जो है वो जारी रखेगा और पेट्रोल पंप से पेट्रोल मौजूद होगा, लेकिन पीएसओ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर भी पेट्रोल जो है वो मौजूद नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें सड़कों पे कम नज़र आ रही है इसी वजह से, और अगर आज मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो पेट्रोल जो है वो दस्तयाब होगा। अदरवाइज अगर मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होते तो आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करेगा। शहरयार, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, जहां पर इस वक्त ऑयल टैंकर्स एहतजाज तो जारी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज जो मुज़ाकरात होंगे वो उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाए ताकि कराची के लोगों को भी सुख का सांस मिल सके। गुड मॉर्निंग, आज भी कुछ मजीद न्यूज़ स्टोरीज भी आपको बता दें, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि मैट्रिक के सालाना इम्तिहानी नताइज में जनूबी पंजाब ने वस्ती पंजाब को शिकस्त दे दी। पोजीशंस के हवाले से लड़कियों का पलड़ा भारी रहा, जबकि भावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरावाला में तालिबात ने पहली पोजीशंस हासिल की, जबकि लाहौर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में लड़के मैदान मारने में कामयाब रहे। और अनम इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मजदूर की बेटी, ड्राइवर का बेटा, इन लोगों ने पोजीशंस हासिल की हैं। मतलब इट इज़ अमेजिंग। अगर इन लोगों को और हम इनको बकअप करें तो ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। डेफिनेटली। चलें जी, तालीम की बात हो रही है तो कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। कराची डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज के 200 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स ने डाउ यूनिवर्सिटी में एहतजाजी धरना दिया और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह कबल सिंध हुकूमत ने तनख्वाह 13,000 से 30,000 रुपए कर दी थी, ताहम अमल दरामद नहीं हो रहा। ओहो, सो सैड। डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाते इस वक्त तक ओपीडीज का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा। अगर ओपीडीज का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा तो फिर वार्ड्स में कौन मरीजों को चेक करेगा? मगर मामला 30,000 का भी है। और कराची में पुलिस एहलकारों पर हालिया हमलों के बाद तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश का अमल तेज कर दिया है, जिसके बाद एहलकारों पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। पुलिस पर हालिया हमलों में एक ही ग्रुप मुलविस है, जबकि इदारों ने अबुल हसन अस्फहानी रोड पर हमले में दहशतगर्दों के गुजरने की एक और सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। डीजी रेंजर्स ने मुल्जिमान की इत्तला देने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। जी हाँ, बिल्कुल। कराची पे जितने भी हमले हो रहे हैं दहशतगर्दों के हवाले से, उस हवाले से इजलास भी किया गया था, लेकिन उसमें एडी ख्वाजा ने शिरकत नहीं की और बड़े अफसोस की बात है क्योंकि ये मामला था हमारी सिटी का, उनको शिरकत करनी चाहिए। बिल्कुल। चलें जनाब, आज शो में बात होगी विंटेज कार्स के हवाले से, तो बहुत सी ऐसी कार्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी शो में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका और करेंगे ढेर सारी बातें विंटेज कार के हवाले से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कौम से अपील की है कि हर मुश्तबा हरकत के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी आगाह किया जाए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खत्म होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करने को तैयार है। आर्मी चीफ ने दौरे लाहौर में पहले जनरल अस्पताल में फिरोजपुर रोड धमाके के जख्मियों की अयादत की, फिर कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी इजलास की सदारत की। जनरल बाजवा को ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त और हालिया धमाके की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसे वाकयात दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड सहूलतकारों और पैरोकारों के दरमियान राबते खत्म कर देने में पेशरफ्त हो रही है। इलाकाई किरदार और दुश्मन खुफिया इदारे दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि काबुल और लाहौर में एक ही रोज धमाके होना इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी से मुतासिर हैं और दहशतगर्दी कराने वाले किरदार अफगान जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द खत्म कराने के लिए पाकिस्तान ताउन को तैयार है। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवार हाशमी साहब लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, क्या लिख रहे हैं डायरी आज?
जी वालेकुम अस्सलाम। अखबारात के बेशतर इदारे ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद अब जो है पेट्रोल क्राइसिस जो है वो गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका है। तो इसको हाईलाइट किया गया है कि इसके तमाम असरात जो है वो आम सार्फिन पर पड़ना शुरू हो गए हैं, पब्लिक पर पड़ना शुरू हो गए हैं। बुनियादी तौर पे एक रोज़ कबल इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और ओगरा के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और जिसके बाद एसोसिएशन ने तमाम टैंकर्स रोकने का ऐलान किया है, जिसके बाद तेल की सप्लाई जो है वो मुतासर हुई है और उसका असर जो है वो पेट्रोल पंप्स पर पड़ा है और फिर आम सार्फिन पर पड़ा है। बुनियादी तौर पे अखबारात लिखते हैं कि ये इशू जो है वो बहावलपुर के करीब जो एक टैंकर का सानिया हुआ था, जिससे दर्जनों जो मासूम शहरी थे वो उसमें जहाँबाक हो गए थे आग लगने की वजह से। तो उसके बाद अचानक जो है हुकूमत और उसका इदारा जो ओगरा है वो अलर्ट हुआ है और उन्होंने ऑयल टैंकर्स की फिटनेस के बारे जो है अचानक ही जो है वो ऐलानात किए और इनका नोटिस लिया। तो उसको रिएक्ट किया ऑयल टैंकर्स ने, उनकी कई शरायत थी। तो उसके बाद ये बुरान पैदा हुआ है और जिस तरह बाकी शहरों में नज़र आ रहा है, अब लाहौर में भी ये बुरान जो है वो आज सुबह से जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो अखबारात ने दो चीज़ों की निशानदेही की है। एक तो ये है कि यकीनन ओगरा का जो हिदायत है वो ठीक है कि अगर ये इन टैंकर्स की फिटनेस नहीं होगी, क्योंकि तकरीबन 50% से भी ज़्यादा जो टैंकर्स हैं वो फिटनेस के म्यार पे पूरा नहीं उतरते, जिसकी वजह से सड़कों पे ये हादसा पेश आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आखिरी बात कि ये भी अखबारात ने लिखा है कि अगर इस तरह के हादसात के बाद अचानक हुकूमत के इदारे अलर्ट होते हैं तो एकदम बुरान पैदा हो जाता है। इनको साथ साथ इनकी फिटनेस और बाकी जो जवाबित होते हैं उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो ओगरा को पेनल्टी भी पड़ी थी भावलपुर वाक़ये के बाद, और दूसरा अचानक से इस तरीके का ख्याल आ जाना, अचानक से फिटनेस का ख्याल आ जाना, और फिर साथ साथ शहरों में इतनी परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा जो पिस रहे हैं वो आवाम पिस रहे हैं, क्योंकि लंबी लंबी कतारें हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम हो रहा है, लोग पैनिक का शिकार हैं, घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, गाड़ियों से ऑफिसेज नहीं जा पा रहे हैं। तो ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये कैसे तय होंगे? क्योंकि अगर एक जानिब देखा जाए तो ऑयल टैंकर एसोसिएशन जो हैं, जो उनका पूरा एक ग्रुप है, वो अपनी जाने बढ़े हुए हैं, जबकि ओगरा के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब इतनी जल्दी कैसे फिट हो जाएंगे सारे ऑयल टैंकर्स, या इतनी जल्दी ओगरा के सारे तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर हो जाएंगे? तब तक आवाम और बाकी लोगों का क्या होगा जो इस सारे सिनेरियो में पिस रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जब भी हादसात होते हैं तो वही बात है कि इदारे तब अलर्ट होते हैं। जैसे सीएनजी गैस सिलेंडर जब फटते हैं बसों में, मुसाफिर बसों में, तो फिर नोटिस लिया जाता है, 4 दिन सड़कों पे रोक के उनके जो सिलेंडर है वो उतारे जाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट भी भूल जाती है, इदारे भी भूल जाते हैं। इसी तरह यकीनन ओगरा की बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक मौत की मशीन है जो सड़कों पे चल रही है, इसको फिटनेस इसकी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही हाल हो सकता है कि उन पे बहुत जल्दी करने की बजाय अब उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि इस टाइम में ये चीजें जो आपको कही गई हैं वो ठीक की जाए, क्योंकि हर चीज एक्सट्रीम पे जाके करने से मसाइल हल नहीं होते। बिल्कुल डेडलॉक से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल इनको टाइम देना चाहिए कि आप इतने टाइम तक अपनी ये तमाम चीजें फिट कर लें। अगला इदारिया क्या कह रहा है? जी अगला इदारिया जो है अखबारात के कुछ इदारती नोट हैं और कुछ आर्टिकल्स हैं राइटर्स के। उसमें बताया गया कि जिस तरह पाकिस्तान के जो भी सतून है, रियासत के सतून जो हैं, जिसमें अदलिया है, सहाफ़त है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट है, ये सारे जो सतून हैं, इनका किरदार तो ज़ेर बहस आ रहा है। और इन दिनों मौजूदा सियासी बुरान में ख़ासतौर पे पनामा के जो इशू चल रहे हैं, इसमें मीडिया का किरदार जो है, उसमें कुछ केसेस भी मीडिया के खिलाफ अदालत में गए हैं। तो मीडिया के किरदार पे काफ़ी आर्टिकल्स आज लिखे गए हैं। उसमें ये जिक्र किया गया है कि मीडिया जिस तरह अदलिया के फैसले मीडिया के कई लोग जो है वो सुनाना शुरू हो गए हैं, किसी पार्टी के हक में सुनाना शुरू हो गए हैं, किसी के खिलाफ सुनाना शुरू हो गए हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क हुआ। तो माजी की सहाफ़त का और मौजूदा सहाफ़त की जो है वो ज़ेर बहस आना शुरू हो गई कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सतून है। ठीक है, एक लिहाज से ये अदलिया और गवर्नमेंट से भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ये सतून है जो सहाफ़त है। तो जिसका किरदार किस तरफ जा रहा है, ये क्यों जो है एक फ़ैसले देना शुरू हो गया मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, तो ये चीज़ें आज इसमें
डिस्कशन है। ठीक, अनवर साहब आर्टिकल ये के अंदर बताइएगा इसका कि discussion। मीडिया का किरदार डेफिनेटली हर जगह पर इंतहाई अहम है और स्पेशली जो करंट इस वक्त हमारे इश्यूज चल रहे हैं मुल्क के अंदर, उसमें भी हम देखते हैं कि मीडिया ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है और जो ब्रेन बिल्डिंग है वो भी मीडिया के थ्रू ही हो रही है। बहुत सी मीडिया टॉक्स जो हैं वो भी फैसलों पर असरअंदाज हो रही होती हैं और समटाइम्स तो अदालत के अहाते में भी जो है वो हमने देखा है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो अपने बयानात भी जो है वो मीडिया के थ्रू दे रहे थे। इस सब में आप क्या समझते हैं कि मीडिया के तमाम तर किरदार से कहीं डिसीजन मेकिंग में कहीं कुछ फ़र्क आ सकता है या आवाम की जो राय चेंज हो रही है, जो आवाम की राय बनती चली जा रही है, उसमें आप किस हद तक स्टेबिलिटी देखते हैं? देखें, ये आखिरी जो बात आएगी ना वो तो बिल्कुल आएगी मीडिया पे कि उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, लेकिन आपकी बात का जवाब ये बनता है कि तमाम इदारे, तमाम सतून मीडिया के इतने क्रेजी हो गए हैं कि वो उनको जो कवरेज और उनको जो मीडिया की कवरेज का एक नशा सा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो अपने रूल्स को रिलैक्स करते जा रहे हैं। मसलन आप अदलिया को देखें कि बाहर आप क्यों डाइस लगवाते हैं कि आप वहाँ के आपके रिमार्क्स जो है वो सियासतदान और उनके हवारी आके बताते हैं कि जजेस ने क्या कहा और अपने नतीजे अखज़ करते हैं। इसी तरह दीगर इदारे भी जो है वो मीडिया को अपनी जो ज़ाब्ते है उससे हट के मीडिया की तरफ रजू करना शुरू कर दिया, तो पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर उन्होंने कर भी लिया है तो अब बनती है जिम्मेदारी मीडिया की। देखो, मीडिया तो माजी में हिस्ट्री भी देख लें तो मुकम्मल गैर जानिबदार कोई नहीं होता, क्योंकि किसी की पसंद और किसी की नापसंद जो है वो छापनी पड़ती है, किसी के खिलाफ खबर देनी पड़ती है, किसी के हक में। मुकम्मल जानिबदारी तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी ओपन जो है वो जानिबदारी भी नहीं होनी चाहिए मीडिया के अंदर। अगर कुछ हल्के मीडिया के कुछ लोग जो है करते हैं तो वो उसके असरात पड़ते हैं, हाइप क्रिएट होता है। मैं अभी भी नजर आ रही है क्या मीडिया की जानिब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ? जी बिल्कुल, उसमें इनफरादी तौर पे जो जर्नलिस्ट हैं उनके मैं आर्टिकल्स या कॉलम पढ़ूं तो मैं भी एक स्टूडेंट भी रहा हूं और उसके बाद मुझे भी 20 साल से ज़्यादा सहाफ़त में हो गए हैं। मुझे जो उनके कलम चलता हुआ नज़र आता है, मुझे हैरत होती है कि हमने जो उस्तादों से सीखा था कि किस तरह बैलेंस रखना है, तज्जिया किस तरह बैलेंस रखना है कि आपकी अपनी आवाज़ और आपका फैसला उस तज्जिए में नजर नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनवर हाशमी साहब। जब मीडिया की बात आती है तो फिर बात आती है खबर की, और खबर का ताल्लुक होता है सहाफ़ी से। तो आजकल जो जर्नलिज्म हो रहा है या आजकल जो सहाफ़त है, जैसे आप लोग हैं, इंतहाई सीनियर लोग हैं और ज़बरदस्त काम करते हैं, खबर को खबर की तरह ही देते हैं। और खासकर आज टीवी का तो ये स्टांस रहा है कि जो खबर है हम उसे खबर ही देते हैं, सनसनी नहीं फैलाते। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक सहाफ़ी, एक अच्छे सहाफ़ी के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात भी नहीं लगे और उसकी दी हुई खबर जो है वो मुस्तनद भी हो और लोग उस पर यकीन भी करें, ताकि मीडिया का किरदार भी बेहतर हो जाए? बिल्कुल, देखें, जो बेसिकली कैमरा और सहाफ़ी की जो आंख है ना, उसने पब्लिक तक कोई चीज़ पहुंचानी है। आंख जो देखती है उसको आप लिखें और उसको कैमरे की नज़र से दिखाएं या टीवी पे दिखाएं और पढ़ के सुनाएं। उसके अंदर उस आंख के हट के अगर आप अपनी दिल की चीज़ डालेंगे तो वहाँ पे आपका किरदार जो है वो मनफी होगा। मैं आखिरी बात करना चाहूँगा कि मीडिया के कुछ लोगों ने लॉबियस्ट का काम करना शुरू कर दिया है, मुख्तलिफ इदारों की, तंजीमों की लॉबिंग शुरू कर दी है। ये रोकें तो मीडिया बहुत बेहतर। कल भी मैं कल भी एक टॉक शो देख रही थी मैं, उसमें भी यही हो रहा था कि कुछ एंकर्स बाकायदा पार्टी बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया अनवर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत जबरदस्त एडिटोरियल के ऊपर उन्होंने तबसरा पेश किया। तो बात यही है कि न्यूज जो है वो इमेजिनेशन पे नहीं चलती है, फैक्ट्स पे चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस सब में मीडिया का किरदार जो है वो इंतहाई अहम है, जिस पर आज हमने बात भी की। आगे मजीद बढ़ते हैं और कुछ खबरें दुनिया भर से भी शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिबनानी वजीर आजम साद हुरैरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि लिबनान ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दाइश से निपटने के लिए जो इक़दाम किए वो काबिल तारीफ हैं। अमरीका दहशतगर्दी से छुटकारा पाने के लिए लिबनान की इमदाद जारी रखेगा। To the Council of Ministers of the Republic of Lebanon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और लुबनान के वजीर आजम के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर ट्रंप ने लुबनान के वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि लुबनान ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए जो इक़दाम किए वो काबिल तारीफ हैं।
ट्रंप का कहना था कि अमेरिका लुबनान की फौज को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा और इमदाद जारी रखेगा, क्योंकि लुबनान की फौज ही अपने मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। इस मौके पर लुबनान के वज़ीर आज़म साद हुरैरी ने कहा कि खलीजी ममालिक और कतर के दरमियान तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। आपको बताएं कि अनकरा वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात हो रही है जनाब विंटेज कार्स के हवाले से। तो नायाब गाड़ियों की देखभाल और मेंटेनेंस बज़ाहिर तो आसान होती है, लेकिन ये काम हर किसी के बस की बात नहीं होती, बल्कि इसके लिए बाकायदा तौर पर कुछ कार क्लब्स होते हैं जो ये सब काम अंजाम देते हैं। हाँ बिल्कुल, और कार क्लब्स भी होते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों की मरम्मत के लिए ना बड़ा तजर्बा और बड़ा वक्त दरकार होता है। और मेहताब को हम जानते हैं, जो कि एक विंटेज कार की उन्होंने मुरम्मत की है और काफी ज्यादा तजर्बेकार भी हैं। आइए देखते हैं कि हमें क्या बता रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है। मैं तकरीबन 32 साल से इस फील्ड में हूँ और एंटी का काम मैं तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ। और मुझे मेरा शौक़ भी है और एक मेरी इन गाड़ियों से मोहब्बत भी है मुझे, जिसकी वजह से मैं गाड़ी का काम कर रहा हूँ। इन गाड़ियों में जहाँ तक मुश्किलात का ताल्लुक है, तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पार्ट मिलते नहीं हैं और पार्ट हमें कबाड़ी बाजार से ढूंढने पड़ते हैं, और ढूंढने में ये होता है पूरे पूरे दिन हमारे क्या हफ्ते लग जाते हैं, या फिर हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हर कोई मंगा नहीं पाता। एक आम है गाड़ी है हमारे पास, हम आम ब्रेक होती है तो हम लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे में 3 घंटे में कर लेते हैं, जबकि इन गाड़ियों के काम में एक ब्रेक के अंदर ही कम से कम हमें एक हफ्ता लग जाता है। यानी कि दिक्कत तलब भी है, मेहनत तलब भी है, और बड़ा हौसले का हमारा इम्तिहान लेती हैं गाड़ियाँ। इनको खोलना, क्योंकि जंग आलूद गाड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ को भी हाथ लगाओ तो वो टूट रही होती हैं, तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से, लगन से इनको खोलना पड़ता है। उसी हिसाब से फिर इनको फिट भी करना पड़ता है। हम गिनती के चंद लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनको मोहब्बत है वो कर रहे हैं, बाकी जो जिनको मोहब्बत नहीं है वो बिल्कुल नहीं इस काम में नहीं आते हैं, ना आना चाहते हैं। कुछ है मेरे दोस्त जो कि गिनती के, आप इनको गिनती में उंगली में गिन सकते हैं, कोई मुश्किल से 6-8 आदमी हैं जो कि ये कर रहे हैं। हर गली में आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा, हर जगह पे उसका पार्ट नहीं मिलेगा। लिहाजा में सिर्फ एक दुकान है, उसको सामान देते हैं तो वो कम से कम एक हफ्ता लगा देता है। मैं तकरीबन इस फील्ड में, जो एंटीक की फील्ड है, उसमें 30 साल से अपना काम कर रहा हूँ, और बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मैंने काम करी हैं। इन गाड़ियों में 1920s 40s की जो गाड़ियाँ हैं वो तक भी मैं मेंटेन करता हूँ। 56 वगैरह की जो शॉलेट है या फॉक्सियाँ हैं, जो कि अब तक में नापैद हो चुकी हैं, लोगों ने दिन तक कटवा दी, ज़ाया कर दी। मेरी कोशिश ये थी कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको हम लोग सेव करूँ मैं। और गाड़ियों में हम इतना खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने ऑन स्क्रीन आना है। लेकिन जनाब गाड़ियों की जब बातचीत की जाए तो मेरा ख्याल है कि ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और उनका फीडबैक भी हमें आना शुरू हो चुका है कि आज का आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, गाड़ियों पर बातचीत हो रही है। तो मजीद भी कुछ गाड़ियां हैं जो आपको हम जरूर शो में आगे दिखाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, और करीम छापरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुड मॉर्निंग, आज में वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको विंटेज कार एक्सपर्ट करीम छापरा से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोल की किल्लत के पेश नज़र आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, जिसके बाद SSGC ने CNG स्टेशन खोलने का फैसला किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी जैसे हमारा राब्ता सफदर अब्बास से होगा तो हम मजीद आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल आवाम की मुश्किलात को कुछ हल करने के लिए, आवाम की तकलीफ़ों को कुछ कम करने के लिए अब ये फैसला किया गया है कि SSGC जो है वो CNG स्टेशन खोलेगी ताकि आवाम को कुछ तो फायदा हासिल। बिल्कुल, पेट्रोल ना सही CNG सही, हाँ। लेकिन इसका फायदा डेफिनेटली आवाम को जरूर होगा। इस हवाले से तफसीलात जैसे ही आगे रहेंगी हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। फिल वक्त जो अपडेट है वो हमारे पास यही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सफदर ने, उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं। जी सफदर बताइएगा, CNG तो अब आवाम को मिलना शुरू हो गई है, पेट्रोल के हवाले से कोई उम्मीद अभी तक सामने आई है कि नहीं? बिल्कुल सबा, जो अवामी मुश्किलात हैं, ज़ाहिर आज तीसरा दिन है ऑयल टैंकर्स की हड़ताल का,
तो उससे अवामी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कराची भर में पेट्रोल नायाब हो गया है, इक्का दुक्का स्टेशन पर पेट्रोल मिल रहा है तो वो भी जान जोखों का काम है। आवाम का बहुत ज़्यादा रश वहाँ पर लगा हुआ है, पेट्रोल हर शख्स हासिल करना चाहता है ताकि वो अपनी कारोबारी ज़िंदगी रामा रख सके। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि अवामी मुश्किलात के पेश नज़र जो SSDC सुइसर्दन गैस कंपनी आज उसको ख्याल आ गया, उसने आज पेट्रोल की आज CNG स्टेशन हफ्तेवार तातील के तौर पर बंद होते हैं, लेकिन आज उन्होंने अवामी मुश्किलात के पेश नज़र CNG स्टेशन फौरी तौर पर खोलने का ऐलान किया है। तमाम CNG स्टेशन खोल गए, कराची समेत सिंध भर में स्टेशन खोल दिए गए जहाँ से पेट्रोल के जो मुतबादिल के तौर पर CNG स्टेशन अवाम इस्तेमाल कर सकेंगे। चलें जी, CNG स्टेशन को खोल दिया गया है। सफदर अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात कर रहे हैं पाकिस्तान में नायाब गाड़ियों के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद वैसे तो मौजूद ही है, जैसे एक एसोसिएशन की शक्ल में भी बहुत सी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जिनका काम जो है वो इन तमाम अफराद को एक जगह रखना है जो विंटेज कार जो है उसकी दिलचस्पी रखते हैं। जी हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने विंटेज कार एसोसिएशन के चेयरमैन करीम छापरा से मुलाकात की और नायाब और कीमती गाड़ियों की देखभाल के लिए इकदाम के हवाले से इनसे गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मेरा नाम करीम छापरा है और मैं विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ कराची चैप्टर का। मेरे कलेक्शन में पर्सनली मैं खुद जो है गाड़ियाँ कलेक्ट कर रहा हूँ पिछले कोई 15 साल से, और मेरे कलेक्शन में भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो कि 1924 से लेकर और 1970 तक की डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट मेक है। सबसे खुशी की बात यह है कि यंग जनरेशन जो है वो उसमें अब ये जो है हॉबी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है और उनको ये शौक बहुत उनमें पाया जा रहा है कि वो आ रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमसे गाइडेंस लेते हैं। अपनी गाड़ियाँ जो पुरानी उनके पास पड़ी हैं, उनके फादर्स ग्रैंडफादर की, जो कि जंग लग रहा है, उनको वो निकाल रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि ये गाड़ियाँ एक हमारा एक तारीखी विरसा है और इसकी जो है ना वो टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी है। उसको रिस्टोर करना, टाइम टू टाइम उसको ड्राइव करना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट ईयर हमने एक अमेजिंग एक रैली की थी जो बाहर से भी लोग आए थे, फॉरेनर्स, फर्स्ट टाइम, और हमारे साथ खुंजराब तक हम गए थे गाड़ियाँ लेके, विच इज़ द हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग, 16,002 फीट हाइट है उसकी और बहुत अच्छी ड्राइव थी। हमने गाड़ियाँ पूरी दुनिया में हर जगह चलाई हैं, बट ट्रस्ट मी, लोग स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं कि जी स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हमारा एक क्लब का एक मकसद ये भी है ये इवेंट्स अरेंज करने का कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाएं कि जी पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ प्लेस टू ट्रैवल और बहुत खूबसूरत है, तो वो आएँ, आकर देखें, टूरिज़्म प्रमोट हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने इंटरनेशनल इवेंट जो होते हैं, इट्स जस्ट लाइक वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है, तो गाड़ियों के हवाले से होता है कॉन्कोर्स दी एलिगेंस, और यू हैव टू बी इनवाइटेड एक्चुअली टू पार्टिसिपेट उस इवेंट में, एंड आई वाज लकी इनफ कि आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम देम, और मेरी 2 गाड़ियाँ उन्होंने इनवाइट की थी, एक रोल्स रॉयस थी 1924 की और एक मेरी हब मोबिल है 1929 की, जो हम लेकर गए थे। एक ट्रॉफी मेरे बेटे ने ली और एक मैंने ली, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट और थर्ड पोजीशन ली। मेरे कलेक्शन में यूं तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ये 1924 की रोल्स रॉयस है। ये गाड़ी इसलिए मुझे ज़्यादा अजीज़ है कि इसके साथ एक हिस्ट्री अटैच्ड है कि ये गाड़ी कायद आज़म साहब ने अपने जो इंडिपेंडेंस का जो वो था डिक्लेरेशन ट्रीटी साइन की थी 14 अगस्त 1947 को, तो कायद आज़म साहब और लॉर्ड लुई माउंटबेटन वो गवर्नर हाउस से सिंध असेंबली इसी गाड़ी में गए थे और इंडिपेंडेंस ट्रीटी साइन की थी, आज़ादी पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट था, और पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल जब बने थे, हल्फ लिया था कायद आज़म साहब ने, तो ये गाड़ी उस वक्त उनके ज़ेर इस्तेमाल रही है। ये गाड़ी एक्चुअली है नवाब ऑफ भावलपुर की, बट उन्होंने कायद आज़म साहब को इस्तेमाल करने के लिए दी थी, जो कि मेरे ख्याल में कायद आज़म के इंतकाल तक वो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही है।
सुना अभी पैकेज आपने देखा है और इस वक्त करीम चापड़ा साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। और जो कलेक्शन इनके पास है उसमें सबसे अहम और मजेदार सी चीज ये है कि पाकिस्तान के बानी यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो भी इनके पास है। तो इन्हीं से जानेंगे कि वो गाड़ी इन तक किस तरह से पहुंची। सबसे पहले तो वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा करीम चापड़ा साहब, विंटेज कार के हवाले से आज हमारी थीम है, बिल्कुल डिफरेंट थीम है। गुड मॉर्निंग आज ने सोचा कि ये भी टॉपिक राइज किया जाए और आप जैसे लोगों को बुलाया जाए जो कि इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट भी हैं आप कराची चैप्टर के। अच्छा ये बताएं कि ये जो रोल्स रॉयस गाड़ी अभी अनम भी बता रही थी, हमने भी देखी, मैं भी आपसे पूछ रही थी, कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी और भावलपुर के नवाब ने उनको गिफ्ट की थी, वो अब आपके ज़ेर इस्तेमाल है, आपके पास है। कैसे आपने ये गाड़ी हासिल की? देखिए ये गाड़ी लोगों को एक मिसपरसेप्शन है कि ये दिस कार वाज ओन्ड बाय कायद-ए-आज़म। अच्छा। लेकिन ये कायद-ए-आज़म साहब के ज़ेर इस्तेमाल जरूरी है। हाँ। ये गाड़ी नवाब ऑफ बहावलपुर की थी, अच्छा। विच वाज लोन्ड बाय हिम। क्योंकि अच्छा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हाँ। उस वक्त गवर्नमेंट हमारी इतनी वो नहीं थी, उनके पास कोई अच्छी गाड़ियाँ नहीं थी। ठीक। तो ये गाड़ी मलीर में भावलपुर का एक पैलेस है, भावलपुर पैलेस, वहाँ खड़ी हुई थी। हाँ। नवाब ऑफ भावलपुर से मांगी गई ये गाड़ी, तो उन्होंने वो कायद-ए-आज़म साहब को इस्तेमाल करने के लिए दी। सही। तो ये काफ़ी वक्त तक बड़े 14 ऑनर अगस्त की बात है ये आपके जी, लिए। इनफैक्ट वो 14 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे था, इसी गाड़ी में कायद-ए-आज़म साहब और लॉर्ड लुई माउंटबेटन सिंध असेंबली गए थे इंडिपेंडेंस जो हमारी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, और कायद-ए-आज़म साहब ने फर्स्ट गवर्नर जनरल का जो हल्फ उठाया था वो इसी गाड़ी में बैठ के सफर किया था। आज तो हम देखते हैं हमारी हुकूमत के पास कितनी ही गाड़ियां हैं और एक हमारे बानी थे जिनके पास एक गाड़ी थी, वो भी उन्होंने लोन पर ली थी। तो बड़ी फख्र की बात है कि उस गाड़ी को आपने अपने प्रिजर्व किया हुआ है और डेफिनेटली विंटेज कार्स के हवाले से बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि विंटेज कार आजकल की जनरेशन का कितना रुझान है इस तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि मॉडर्न कार्स में बहुत से फीचर्स आ चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अब मुख्तलिफ है। सेफ्टी के हवाले से स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि विंटेज कार्स में जो है वो सेफ्टी फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आजकल मॉडर्न कार्स में होते हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं और आवाम का रुझान कैसा? देखिए ये जो है, जो पुरानी गाड़ियाँ विंटेज कार्स जिसको आप कहें, वो है मोटरिंग हिस्ट्री जी। और यहाँ से गाड़ियाँ इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँची हैं। हाँ। जो आज यू नो उसमें चीज़ें फीचर्स ऐड होते गए, सेफ्टी, और हमारी यंग जनरेशन बिलीव मी काफ़ी इस वक्त शौक रखती है और काफ़ी हमारे यंगस्टर्स हैं। मेरे अपना बेटा है, उसको भी जो है वो ये बग लग गया है, क्योंकि मैंने जो गाड़ियों का कलेक्शन किया हुआ है, मुझे यही था कि मेरे बाद मेरी गाड़ियों का he's going to take care of my cars, but luckily मेरे बेटे को भी यही शौक हुआ है। और उसके अलावा काफ़ी यंग जनरेशन, ये बड़ी हेल्दी हॉबी है। हम लोगों ने क्लब को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि हम डिफरेंट इवेंट्स करते हैं साथ एवरी ईयर। कार शो, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स होती होंगी जी, वर्कशॉप्स हैं जो मैकेनिक्स हैं चंद एक जो ये पुरानी गाड़ियों को समझते हैं। और क्योंकि आजकल तो गाड़ियाँ सारी कंप्यूटराइज है, आप लैपटॉप लगाएं गाड़ियाँ ट्यून कर लें, बट वो जो पुराने आज तक हैं मैकेनिक चंद एक जो इन गाड़ियों पे काम करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि जब आप आए थे तो मैंने कहा था बड़ा महंगा शौक है ये विंटेज कार का, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो फिर वो इसके बगैर रह नहीं सकता। उसको ये होता है नहीं यार, मेरे पास जितनी ज्यादा विंटेज कार आ जाए वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सवाल मेरा वहीं का वहीं रह गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो गाड़ी थी, जो वो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, वो आप तक पहुंची कैसे? देखें जी, मैं बड़ा लकी हूँ कि 2004 में ये सारी गाड़ियाँ नवाब ऑफ बहावलपुर की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी जो है वो इनकी फैमिली लिटिगेशन में गई हुई थी, तो वो सारी जो है गवर्नमेंट कस्टोडियन बनी हुई थी। अच्छा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ 46 ईयर्स बाद। 46 ईयर्स तक these cars were literally sitting on bricks। और 46 ईयर्स के बाद जो है फैमिली ने डिसाइड किया कि आउट ऑफ कोर्ट हम जो है इसको सेटल कर लें। सही। और उस वक्त 2004 में इन गाड़ियों का ऑक्शन हुआ और जो नवाब ऑफ बहावलपुर के पोते हैं साहबजादा उमर अब्बासी और काफ़ी सारे जो मेरे साथ बचपन के दोस्त हैं, मैं उनके साथ हम बड़े हुए हैं, तो उनसे मैं अक्सर कहता था यार कभी ऐसा हो कि ये गाड़ियाँ आप लोग निकालो या बेचो तो मुझे ज़रूर पूछना। तो ही आस्क्ड मी कि भाई आर यू इंटरेस्टेड इन कार्स, हमारी गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो लकीली मैंने उमर से रिक्वेस्ट की कि मेरी तरफ से आप बिडिंग करें। और ये गाड़ी कायद-ए-आज़म साहब के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो इस तरीके से मेरे पास आई। अच्छा करीम साहब, ये बताइए कि विंटेज कार जो है
क्या हम उन्हें आज के दौर में, जिस तरह आप देखते हैं कि इतनी मॉडर्न कार्स आ चुकी हैं, लोगों को शौक तो होता है, वो रखते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो सिर्फ रखने की हद तक रह जाती है. वी कैन नॉट मतलब ब्रिंग देम ऑन रोड्स. तो ऐसा पॉसिबल है कि हम विंटेज कार को दोबारा से सड़कों पर ला सकते हैं, या आप समझते हैं वाकई में उसमें कुछ ऐसे फीचर्स की कमी है जो कि आज के ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए हम उनको रोड्स पर नहीं ला सकते? नहीं जी, बिल्कुल ला सकते हैं, हम लाते हैं. हम हर साल जो है, आप यू विल बी शॉक्ड कि हम हर साल पिछले 8 साल से रैलीज करते हैं कराची टू खैबर, एंड वी एक्चुअली ड्राइव दीज कार्स कराची से खैबर तक, और गाड़ियाँ चलती हैं विदाउट एनी हैसल. ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नई गाड़ी में भी आती है, इसमें भी आती है, बट वो वहीं मैकेनिक साथ होते हैं, वो रिपेयर करते हैं. हम कराची से स्टार्ट लेते हैं, सक्कर छोटे छोटे शहरों तक जाते हैं, और ये हमारा क्लब एक इवेंट जो है 8 साल से अरेंज कर रहा है, जिसमें हमारा मकसद ये होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाएं कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ प्लेस टू ट्रैवल, और पाकिस्तान जो है वो कितना खूबसूरत है. जी बिल्कुल सही. और हम जो है नॉर्थ तक लेकर गए, इवन सी पैक रूट हमने किया, चाइना बॉर्डर तक गए, 16,000 फीट तक ये गाड़ियाँ गई, या फ्रेंडशिप है यार, तो हमने वो भी की है. तो ये गाड़ियाँ ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमने लेके और उसको सजाई हुई हैं, हम उसको यूज करते हैं रेगुलरली. संडेज को हम ड्राइव करते हैं, तो वी एंजॉय आवर कार्स बेसिकली. सही. अच्छा, विंटेज कार का जो है थीम ओवरऑल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कि आपका जितना इंटरेस्ट है, आपके पास उतनी ज़्यादा विंटेज कार है, या पुरानी चीज़ों को आप प्रिजर्व करने का जितना शौक है, तो मेरे ख्याल में ये ड्राइविंग से ज़्यादा या कंपैरिजन से ज़्यादा इंटरेस्ट का मामला है. कैसे आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ? कैसे आपने सोचा कि मेरे पास बहुत सारी विंटेज कार होंगी और मैं भी एक किसी क्लब में होऊंगा और इस तरीके से मैं वहाँ पर प्रेसिडेंट होऊंगा और फिर मैं ये तमाम चीज़ों को रन करूँगा और पाकिस्तान के हेरिटेज को, पाकिस्तान के विरसे को मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा? देखिए, मेरे ख्याल में हर लड़के को बचपन में जब छोटा होता है तो गाड़ियों का शौक तो सबको होता है, मुझे भी था. और जब मैं कॉलेज में था, और कॉलेज के बाद उस वक्त मुझे स्पोर्ट्स कार्स का बड़ा शौक था. अच्छा. और मैंने अपने वक्त में बड़ी स्पोर्ट्स कार्स रखी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वो एक यूनिकनेस हर कोई चाहता है कि मेरे पास जो गाड़ी है वो किसी के पास है. बट विद टाइम वो गाड़ियाँ जो है ना वो आम हो गई, हर एक के पास वो सारी गाड़ियाँ मौजूद थी. देन आई रियलाइज कि यार कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो यूनिक हो, मतलब एक हो, वन ऑफ इट्स काइंड. तो खैर मैंने जैसे आपको बताया कि नवाब भागलपुर के ग्रैंडसन से मैंने वो रिक्वेस्ट की हुई थी, और मुझे मौका मिला, और ये गाड़ी जब ऑप्शन हुई, दैट वाज माय फर्स्ट बाय. ये गाड़ी मैंने पहली एक गाड़ी खरीदी थी. उसके बाद फिर जो है जब मुझे पुरानी गाड़ी मिलती गई, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में ये तो एक ही गाड़ी है, उसके अलावा जो मेरे कलेक्शन में वो कहीं 2 गाड़ियां हैं, कोई 4 गाड़ियां हैं पूरे पाकिस्तान में, तो इट्स अ यूनिकनेस बेसिकली. तो करीम साहब, ये जो शौक है ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव तो शौक है ही, लेकिन वो लोग जो इस तरह का शौक तो रखते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जब आप जवान थे मतलब अभी भी माशाल्लाह यू लुक सो हैंडसम, लेकिन ये कि जब आप जवान होते थे तो उस टाइम पर ये शौक आपको था कि आप स्पोर्ट्स कार्स लें, उसके अलावा फिर विंटेज कार का, और अब आपके बेटे के अंदर भी ये शौक है. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, ऐसे में उन लोगों के शौक के लिए क्या उन्हें अपना शौक मार देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? कोई मैसेज ऐसे लोगों को आप देना चाहिए? नहीं, देखें, ये डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, कौन सी गाड़ी आप ले रहे हैं, ये शौक आप वॉक्सवैगन से भी आप पूरा कर सकते हैं. अच्छा. और हमारा क्लब जो है वो यहाँ मौजूद है, 10,000 मेंबर्स हैं. लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम उनको बताते हैं आप नए हो, आपका बजट ये है, आप ये गाड़ी लें, उसको आप रिस्टोर करें, कहाँ से रिस्टोर करना है, कैसे करना है, हाउ टू सेव मनी, पार्ट सस्ते कहाँ से मिल जाएंगे. अच्छा. तो ऐसे नहीं है कि ये शौक जो है वो, हाँ, इसमें तो ये है कि आप जितनी हाई एंड की जो गाड़ी लेंगे उसके ज़ाहिर बात है पार्ट्स भी बड़े महंगे होंगे. जितनी पुरानी गाड़ी होगी उसके पार्ट सोर्स करना एक अपनी एक टास्क है बहुत. अच्छा, तो इट्स नॉट इजी जॉब, क्योंकि ये गाड़ियाँ बनना बंद हो गई हैं, इनकी स्पेयर्स मिलना बड़ा प्रॉब्लम होता है. हाँ. तो अच्छा, यूनिकनेस अपने आप में एक टर्म है कि जी हमारी गाड़ी सबसे अलग है, हमारे पास विंटेज कार है. तो जो लोग विंटेज कार रखते हैं या इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो प्रॉपर उसी तरह जो आम गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों की तरह प्रॉपर टैक्स देते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सारा कुछ क्राइटेरिया वही है इन कार्स का भी, या कुछ लिवरेज दे दिया जाता है उन लोगों को जो क्लब्स में होते हैं और इस तरह का? नहीं जी, टैक्स वगैरह बिल्कुल वही है, प्रॉपर सारा बिल्कुल प्रॉपर टैक्स है. सिर्फ मोटरवे पे हमें एक प्रॉब्लम हो जाता है. अच्छा. क्योंकि उस दौर में जो है वो सीट बेल्ट्स
हमें रोका गया मोटरवे पे कि जी अच्छा, गाड़ी अच्छा, के सीट बेल्ट, हमने कहा जी गाड़ी में सीट बेल्ट जा गाड़ी ही में नहीं सीट हुए बेल्ट थे। ही नहीं हो तो अब विंटेज आप कार बताएं है। हम लगाएं कहाँ? अच्छा अच्छा तो सही। खैर हमें वो क्योंकि ये गाड़ियाँ इतनी अच्छा स्पीड में टाइम भी हम क्योंकि नहीं शॉर्ट चलाते होता हैं। है तो थोड़ा सा बॉटम लाइन विंटेज कार के हवाले से बता दीजिए कि विंटेज कार का जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप विरसा प्रेजेंट करते हैं, उसका पाकिस्तान में या पाकिस्तानी सकाफत को कितना फ़ायदा होता है? देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मैंने आपको ठीक। बताया ना, ये एक हिस्ट्री है, गाड़ियाँ निगलेक्टेड पड़ी थी, हमने हाँ। उसको लिया, रिस्टोर किया, हाँ। प्रिजर्व किया, हाँ। प्लस हम जो है वो शोज़ करते हैं ताकि नई जनरेशन्स भी आए, ठीक। उनके पास जो गाड़ियाँ हैं उसको वो लाएं और स्टोर करें, और एक हेल्दी हॉबी है। हाँ। इंटरनेशनली म्यूजियम्स बने हुए, वी आर ट्राइंग टू पुट अप अ म्यूजियम इन कराची और लाहौर और इस्लामाबाद, सही। कि दुनिया से लोग आए, आके गाड़ियाँ देखें, हमारे पास ये गाड़ियाँ उस वक्त हम यूज़ करते थे जब इवन गोरास कुड नॉट अफोर्ड दीज कार्स। एग्जैक्टली बिल्कुल। करीम साहब, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट शो, और उम्मीद करते हैं कि जब भी आपका नेक्स्ट शो होगा तो हम लोग उसमें जरूर आए। और मेरा ख्याल है कि लोगों को भी आज हमारे शो के थ्रू काफी कुछ विंटेज कार के हवाले से भी पता चला होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आई होप कि आप लोगों को भी आज की हमारी ये जो डिस्कशन है वो बहुत अच्छी लग रही होगी। जी हाँ बिल्कुल, और अच्छी लग रही होगी। विंटेज कार जो है एक हेल्दी एक्टिविटी है, और जिस तरीके से हमने पैकेज में देखी है करीम छापरा साहब की कलेक्शन, तो उसके बाद बिल्कुल हम अगस्त में जाएंगे और एक पूरा प्रॉपर शो वहां पर करेंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको विंटेज कार लवर ताहा से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और आज की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि आज के दिन यानी 26 जुलाई 1835 में पहली बार गन्ने की प्लांटेशन की गई थी। क्या बात है जनाब। शुगर केन, जिसे गन्ना भी कहते हैं, सबसे पहले हवाई में कैप्टन हैगवुड ने इसकी काश्त की थी। गन्ने की फसल बहुत जल्द एक बड़े कारोबार में बदल गई थी और कुछ ही अरसे में हवाई आइलैंड की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। लोग तेजी से इस गन्ने के खेत में काश्तकारी करने के ख्वाहिशमंद थे और दूर दूर से आकर इस हवाई आइलैंड पर रिहाइश पजीर हो गए थे। 1836 में 3600 किलोग्राम चीनी और मुख्तलिफ किस्म के मुरब्बजात बज़रिया पानी के जहाज के हवाई आइलैंड से यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचाए गए थे। आज दुनिया में हवाई के अलावा ब्राजील, इंडिया, चाइना, मैक्सिको, थाईलैंड और पाकिस्तान में गन्ना वाफिर मिकदार में काश्त किया जाता है और सभी इसके रस को फरहत बख्श होने की वजह से पसंद करते हैं। शुगर केन के हवाले से आपने जाना, और अब झटपट खाने की भी कुछ बात कर लेते हैं। खाने की बात की जाए तो रेसिपी में आज क्या बन रहा है ये आज हमें फिर मालूम नहीं, चल के देखते हैं क्या बन रहा है।
मोरक्कन चिकन आपने देखा कि किस तरह से बनाया है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी थी कि साबुत हरी मिर्चें इसमें डाली थी और साथ में उसके साथ वो जो ग्रेवी बनाई है उसके साथ सर्विंग की है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज लग रही थी। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे लगता है कि खाने में बहुत अच्छी होगी क्योंकि स्पाइसी भी लग रही थी। खैर जी, बात हो रही है विंटेज कार्स की, पुरानी कारों की, तो यूं तो पुरानी चीजें बेकार और नाकारा समझी जाती हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें न सिर्फ कारआमद होती हैं बल्कि इंतहाई महंगी भी। इन्हीं पुरानी चीजों में विंटेज कार का भी शुमार होता है, जो कई दहाइयों पुरानी होने के बावजूद इंतहाई कीमती और नायाब है। मिलते हैं विंटेज कार लवर ताहा से, जिन्होंने ऐसी कई गाड़ियां अपने पास संभाली हुई हैं। मेरा नाम मोहम्मद ताहा छापरा है। मेरे वालिद भी इसी शौक़ में मुब्तला हैं बेसिकली। उनको भी बहुत पुरानी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा। मुझे ये शौक़ इस तरह पड़ा कि मैं मूवी हम लोग देखते हैं बहुत सारी, तो उसमें एक मूवी बहुत फेमस आई थी गॉन इन 60 सेकंड्स। उसमें वो बंदा, वो कैरेक्टर एक 1970s की या 69 की मस्टैंग फास्टबैक चला रहा होता है। तो वो गाड़ी देखी और मुझे एकदम से शौक़ होना शुरू हुआ कि तो मैंने अपने वालिद से बोला कि जब मैं बड़ा हूँगा तो इंशाल्लाह आप मुझे ये गाड़ी दिलाइएगा, और इसी तरह की पुरानी ओल्ड स्कूल अमेरिकन मसल कार मुझे चाहिए थी। तो मैंने अब्बा से बोला कि अब्बा आप मेरी मदद करिएगा, एंड आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगा, फिर मैं बना लूँगा, कोई मसला नहीं। अब मुझे जैसे कि नज़र आता है कि लोग जब आते हैं तो ज़्यादातर ओल्ड एज नहीं होती लोगों की जो आके इन गाड़ियों की तरफ से अट्रैक्ट होते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं जो अमेरिकन मसल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पुरानी गाड़ियाँ जो हैं 1924 की, वो अब्बा के शौक़ है, ये मेरी जनरेशन का शौक़ बेसिकली बोल सकते हैं। ये बेसिकली हेरिटेज ऑन व्हील्स जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोगों ने पहले यही स्लोगन लेके चले थे कि दिस इज़ आवर हेरिटेज ऑन व्हील्स एंड वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज ऑन व्हील्स। अवेयरनेस बहुत बढ़ता है, और प्लस दोस्तों को जब देखते हैं कि मैं संडेज़ को ड्राइव पे यूजुअली निकलते हैं, हमारे पूरा क्लब के 5-6 मेंबर्स होंगे या 10-15 मेंबर्स हो जाएंगे। हम लोग संडेज़ को ऐसे ही ड्राइव करने के लिए निकलते हैं जस्ट टू रन दीज कार्स, बिकॉज ये गाड़ियों को खड़ा रखना भी एक बहुत बुरी बात बोल सकते हैं होती है, क्योंकि इनकी फिर मेंटेनेंस और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि जब तक ये रनिंग नहीं होती हैं तो इनके अंदर सेफ्टी मैकेनिज़म्स नहीं है जो कि इनके इंजन और इनके बाकी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इन गाड़ियों को रन करना डेली बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से संडे ड्राइव भी करते हैं। और मेरे दोस्त यूजुअली जेलस होते हैं कि वो इसके पार्ट नहीं हो सकते हैं, तो मेरे साथ आ जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, मेरे साथ ही चलते हैं। तो जनाब, विंटेज कार के हवाले से बात हो रही है और हम यही कह रहे थे कि शौक का कोई मोल नहीं होता। अगर शौक हो तो महंगी से महंगी चीज़ भी आप अचीव करने की कोशिश करते हैं और उसको अपने पास रखते हैं और बड़े संभाल के रखते हैं। इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है कि हम एक बार फिर से इस डिस्कशन में खो चुके थे और हमें नहीं पता चला कि वैसे बताएं जरा। हम ये बात कर रहे थे कि लोगों को बड़ा शौक होता है कार्स रखने का या पुरानी चीजें रखने का, और वो यही सोचते रहते हैं कि वो कैसे उसको हासिल करें। तो मैं अनम को कह रही थी कि मेरी जिंदगी में तो एक ही सवाल है कि आज मैं क्या खाऊंगी, और रोज हम यही सवाल कर रहे होते कि आज हम क्या गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं और पेट्रोल मिल नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा। सीएनजी स्टेशन खुल गए हैं तो नई गाड़ियों वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन चलाना तो पड़ेगी। बिल्कुल, और टॉपिक भी आज उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हमारा बड़ा सूट करता हुआ था, क्योंकि इससे उन तमाम ओगरा के जो मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि हम वो भी कामयाब हो जाएं ताकि विंटेज कार्स को हम सड़कों पर भी ला सके और पेट्रोल हो तो हम उन्हें चला भी सके। शो मिलेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारे। Don't go anywhere, stay with us, keep watching Good Morning आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब हम लैंड कर चुके हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की जानिब जो कि है पाकिस्तान के चमकते सितारे। और आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद नौशाद, जिन्होंने ऑयल पेंटिंग की है और क्या खूबसूरत पेंटिंग है उनकी, वो आपको जरूर दिखाएंगे भी साथ साथ। लेकिन सबसे पहले उनको हम शो में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सो नौशाद, आपकी पेंटिंग्स मैंने देखी, बहुत खूबसूरत है, नेचर के काफ़ी करीब हैं और नेचर ही दिखाई दे रही है, उसमें कोई शख्स नहीं है, सुनसान रास्ते हैं। क्या वजह है, कोई कैरेक्टर क्यों नहीं कभी आपने बनाया? असल में ये सिन और ये मैंने सिर्फ इसके अंदर
मतलब इसको मैंने खूबसूरत बनाने की कोशिश करी और इसमें सिर्फ मैंने देखा है कि खूबसूरती दिखा सकूं सिर्फ और सिर्फ। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ को ऐड नहीं किया। ठीक। तो इसके अंदर एक मंजर है, एक मंजर कशी है जिसको आप देख सकते हैं और ये दिखने में आपके सामने है कि एक अच्छा लग रहा है, एक लुक है कि कोई खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है। अच्छा ठीक है, पेंटिंग करना बड़ा मुश्किल आर्ट होता है और पेंटिंग वही कर सकता है जो क्रिएटिव हो, जिसके पास बड़ी सारी इमेजिनेशन हो, और इमेजिनेशन का ताल्लुक होता है आपके बैकग्राउंड से, आपके ओवरऑल स्टेटस से, आपकी तालीम से। जो आप सोच रहे होते हैं वो आप कैनवस के ऊपर उतार रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं आपकी स्टडीज़ क्या है और पेंटिंग का ख्याल कैसे आया कि आप इतने अच्छे पेंटर बन सकते हैं, इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं? असल में ये पहले तो मैंने इसको सीखा है, जो बात है इसके लिए मेरे उस्ताद हैं जुल्फ़िकार आज़ीम। अच्छा। आर्टिस्ट हैं। अच्छा। तो मैं उनका स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो मैंने उनसे सीखा है बाकायदा। इसको मैंने तकरीबन 4 साल मैंने शागिर्दी की है। ठीक। स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ। और इसी तरीके से काम को आगे लेके चलता रहा, करता रहा। मोहम्मद नौशाद, ये बताइए कि आपकी पेंटिंग्स हमने देखी हैं, नेचर के बहुत करीब हैं, बहुत खूबसूरत इसमें काम किया हुआ है। उसके अलावा भी आपके बहुत सी ऐसे हमारे पास काम है जो हमारे पास है। इस वक्त हम चाहेंगे कि हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं। पहले मेरा ख्याल है वो देख लेते हैं, सबको दिखाते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये काम आपने देखा। मोहम्मद नौशाद का ये काम है और मोहम्मद नौशाद हमें बता रहे थे कि वो इसके साथ साथ जॉब भी करते हैं और जॉब करने के साथ साथ अपनी हॉबी को भी जो है वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं। नौशाद, ये बताइएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बचपन से ही काम शुरू करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत छोटे थे तब से काम कर रहे हैं, तो माँ बाप जो है वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगें, पेंटिंग्स ड्राइंग्स की तरफ जो है वो उससे उनके अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हैं। कितनी सपोर्ट थी पेरेंट्स की तरफ से आपको कि आप ये काम करें और इसको आगे लेकर चलें? पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है और इस तरीके से मैंने इसको सोचा कि इसको किस तरीके से लेके चलना है, इसके बारे में मैंने खुद भी सोचा कि कैसे करना है। इसको करना तो है एज अ हॉबी, मेरा मशगला है, इसको तो करूँगा मैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, जॉब भी करनी है और अपनी इस शौक को पूरा भी करना है। तो मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता गया। अच्छा, आपने बताया कि आपने ये प्रॉपर तौर से सीखा, आपके उस्ताद थे, 4 साल आपने उनके साथ काम किया। तो आपकी पेंटिंग में जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करी थी, आपकी पेंटिंग बहुत सेटल, मर्जिंग और बहुत ज़्यादा उसके कलर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक दूसरे के साथ एडजस्ट हुए हुए, थीम टू थीम आपने उसको पेंट किया है। ये आसान बात नहीं होती। तो इस तरह की जब आपने पेंटिंग की प्रैक्टिस की तो होता है ना कि तमाम टीचर्स, आप कोई भी काम सीख रहे होते हैं तो उसमें आपको कहते हैं बस ये अगर आप सीख जाए ना तो बस सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। टैक्टिक्स क्या बताई थी आपके उस्ताद ने कि ये पेंटिंग के उसूल है? असल में इसको बाकायदा पहले तो सबसे पहले तो ड्राइंग इम्पोर्टेंट होती है। हाँ। कि ड्राइंग किस तरीके से की जाती है, क्या तरीका है, कैसे की जाती है। हाँ। ठीक है, फिर बाद में आता है कलर का सब्जेक्ट। अच्छा।
कि कलर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कलर पहले ड्राइंग की सिलेक्शन की जाती है, पहले ड्राइंग करनी आनी चाहिए, हाँ। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा, कलर की सही प्लेसमेंट प्रॉपर, ठीक कि कलर करना मतलब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सही कलर नहीं किया हुआ होगा और सही तरीके से नहीं किया हुआ होगा, उसकी एक कंटिन्यूटी होती है, एक लाइन होती है इसकी एक बाकायदा, तो इसको भी मद्देनजर रखना होता है। इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बिल्कुल, प्रैक्टिस की तो हर काम के लिए जरूरत होती है। शायद आपकी जो पेंटिंग्स है उसके अंदर आप गांव के कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगते हैं, कहीं आपकी रूट्स कहीं जाकर किसी गांव से तो नहीं मिलती जिसकी याद में आप ये सब कुछ बनाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अल्लाह ताला ने मतलब हमारे मुल्क पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया, और इसके अंदर ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ बंदा चले जाए तो दिल चाहता है कि यहीं रहे और इसके अलावा कहीं जाए नहीं। कौन से गांव की आपने काशी में की है? क्योंकि डेफिनेटली जो चीज इंसान के दिल को भा जाती है, इंसान वो ही उतारने की कोशिश करता है। तो कोई ऐसी जगह तो होगी जो आपके दिल के बड़ी करीब होगी, जिसको आप उतारने की कोशिश करते हैं कैनवस पे? ये मतलब पंजाब साइड का सीन है, जिसको मतलब मैंने पेंट किया कैनवस पे। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं तस्वीर मुझे अच्छी लगी कि इसकी एक पेंटिंग बन सकती है, इस पे पेंटिंग की जाए, इसको पेंट किया जा सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको पेंट किया। अच्छा, ये बताएं कि आप इतने ज़बरदस्त पेंटर हैं और आपकी पेंटिंग में लोनलीनेस भी बहुत ज़्यादा नजर आई है, थोड़ी थोड़ी तन्हाई, सुकून, और होता है ना बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाले लोग, खोए खोए रहने वाले लोग, दिमाग में बहुत कुछ होता है लेकिन वो ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन कैनवस पे उतार देते हैं। ये किस तरफ आपका इशारा है इन पेंटिंग की हवाले से? क्या आपने बताना चाहा है इस पेंटिंग के थ्रू? मतलब इस पेंटिंग से मतलब ये जाहिर भी होता है कि पुरसुकून एक सुकून दिखाया, एक मतलब एक खुशहाल सा, एक अच्छा सा नेचर के इंसान वैसे भी जब भी करीब जाता है उसको सुकून मिलता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह की जा रही है। क्या पर्सनल लाइफ में कोई बेसुकूनी होती है जो आप पिक्चर्स बनाकर सुकून महसूस करते हैं और आप वो चीज उतारने की कोशिश करते हैं जो आप देखना चाहते हैं या जिसकी ख्वाहिश रखते हैं? ऐसी कोई बात नहीं कि आर्टिस्ट ढूंढता है खूबसूरती, ठीक, उसको चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ बना रहा है। अच्छा, ये बताएं, ज़्यादातर जो आपका रहना होता है ओवरऑल, तो आप कह रहे हैं खूबसूरती ढूंढता है, तो आप ऐसी जगहों पर जाते हैं और फिर ये खूबसूरती तलाश कर रहे होते हैं? जाहिर सी बात है। हाँ। तो जब भी मिलती है, क्योंकि ये अंदरून सिंध, वहाँ पर खूबसूरत जगहें बहुत हैं, और वहाँ पर जाके बंदा एंजॉय भी करता है, देखता भी है, और मुख्तलिफ ऐसी सी जगहें हैं, मंजर हैं, उसकी मतलब उसको कैप्चर करके लाके और उसको पेंट कर सकता है, और इसी तरीके से। चलें, जो आप कह नहीं पा रहे, मेरा ख्याल है आपकी पिक्चर्स ने वो सब कुछ कह दिया, और आई होप कि हमारे लोगों को भी आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरह का टैलेंट जो है वो आगे प्रमोट किया जाए। इसी वजह से आज आप यहाँ गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ जनाब, ये एक जबरदस्त टैलेंट जो आज हमारे पास आया था, इसी तरह का टैलेंट आप में भी मौजूद है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं, तो जरूर अपनी डिटेल जो है वो आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं गुड मॉर्निंग आज के पेज पर। जी हाँ, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।